नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ चैप्टर 5 भारत दो सौ BC से 300 AD तक। इस समय क्या परिवर्तन हुए भारत में। पहले तो एक मैप बना देते हैं भारत का। इंडिया का पहले मैप देख लीजिए। इस समय क्या परिवर्तन हुए। मौर्य साम्राज्य जब समाप्त होता है तो भारत में नए नए साम्राज्यों का उदय होता है। उत्तर भारत में कुछ और, दक्षिण भारत में कुछ और कुछ इसमें से बड़े साम्राज्य भी हुए और कुछ छोटे छोटे साम्राज्य भी हुए। उत्तर भारत में पूरा कुषाण काल, ये यहां तक पूरा कुषाण, इसका कनिष्क एक महानतम शासक हुआ। और एक गुजरात में, सौराष्ट्र काठियावाड़ में एक शक डायनेस्टी यहां पे आई। अब दक्षिण में आप जाते हैं तो यहां पर सातवाहन वंश का उदय होता है। और सुदूर दक्षिण में आते हैं तो 3 डायनेस्टी मिल जाती है। वो है संगम काल का, चोल, चेर, पांड, ये 3 डायनेस्टी आती है। अब हम एक एक का थोड़ा चर्चा करेंगे इसमें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये सातवाहन काल का, अभी पहले हम सातवाहन काल को लेते हैं आगे। अब दक्कन की तरफ बढ़ते हैं। विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण का जो भाग है वो दक्कन कहलाता है और उसमें भी नर्मदा नदी के दक्षिण का भाग, और सामान्यतः उसे दक्षिणापथ भी कहा जाता है। और जो यहां पे आप डायनेस्टी देख रहे हैं ये पूरा संगम कालीन है। प्रथम सदी के आसपास से पूरी डायनेस्टी यहां पे पहुंची और इसकी जानकारी हमें वहां के लेखों, संगम साहित्य से प्राप्त होता है। सातवाहन में आते हैं हम। पहले सातवाहन में इनका सातकर्णी जो राजा था बहुत प्रतापी राजा हुआ और इस कुषाण वंश से इस शक शासकों से इसका बहुत झगड़ा चला करता था। हमेशा युद्ध होता रहता था। शकों ने एक समय ऐसा था कि सातवाहन को दक्षिण की तरफ खदेड़ दिया था। पुनः सातवाहन संगठित हुए और फिर धीरे धीरे करके अपना एरिया फिर कैप्चर करने लगे। वो एरिया कैप्चर जो किया उन्होंने, वो गौतमीपुत्र सातकर्णी के नेतृत्व में किया। वो बहुत प्रतापी शासक था उनका। फिर धीरे धीरे ऊपर आया, लेकिन ये झगड़ा उन दोनों के बीच में समाप्त नहीं हो रहा था। फिर आगे चल के एक शासक हुआ सातवाहन में, वशिष्ठ पुत्र, तो उसने शक शासक की पुत्री से शादी कर लिया। तब ये धीरे धीरे इनकी शत्रुता कम हो गई और झगड़ा समाप्त हो गया बाद में। अब आगे चलते हैं। सातवाहन काल में व्यापार भी समृद्ध हुए। इन्होंने सड़कें भी बनवाई ताकि आवागमन सुचारू से चलता रहे। इनके व्यापार भौज के बंदरगाह से इधर जाते थे। गंगा के मुहाने पर भी एक बंदरगाह था, वहां से भी इनके व्यापार हुआ करते थे। राज्य को इन्होंने प्रांतों में विभक्त किया। प्रांत में राज्यपाल जो हुआ करते थे वो सैनिक भी हुआ करते थे, असैनिक भी हुआ करते थे। गांव के अधिकारी को नियुक्त किया ताकि टैक्स वसूला जा सके। ये सब सातवाहनों के कार्य थे। सातवाहनों ने बौद्ध विहारों को भी काफी दान दिया। बौद्ध स्तूपों की रेलिंग बनवाने के लिए भी दान दिया। सांची स्तूप जो कि भोपाल के निकट पड़ता है, उसकी रेलिंग बनवाने के लिए इन्होंने उसको दान दिया। अब स्तूपों के किनारे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था सातवाहनों ने किया। अब इस काल में एक और खास बात आती है। अश्वघोष और नागार्जुन के ग्रंथों से ये लोग वाद विवाद भी किया करते थे।
इस काल में बौद्ध धर्म की काफी प्रगति हुई, बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। अश्वघोष और नागार्जुन के ग्रंथों से लोग बौद्ध वाद विवाद भी किया करते थे, और कुछ लोग पुराने वैदिक देवताओं की तरफ भी कम बैक हो रहे थे, जैसे विष्णु की पूजा, शिव की पूजा, सभी की पूजा होने लगी, नए नए देवताओं का अब आवागमन होने लगा। यहां तक ये सातवाहन है। अब इसके आगे हम चलते हैं संगम राज्य की तरफ। अब हम आगे चलते हैं संगम राज्य की तरफ। यहां पर 3 डायनेस्टी आई, चोल, चेर, पांड। प्रथम सदी में इसको संगम काल कहा गया। ये तीनों डायनेस्टी आई। अब इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली चोल थे उस समय। हाँ, ये चोल अलग थे, और जो भारतीय इतिहास में एक और चोल है, वो 1900 से 1000 के बीच में, वो चोल अलग है। ये संगम कालीन चोल थे यहां पर। अब इनके बारे में जानकारी हमें कहां मिलती है? संगम साहित्य से। संगम साहित्य कैसे तैयार हुआ? संगम साहित्य, इनकी एक कवि परिषद हुआ करती, जो कि 3 कवि परिषद हुई थी। उसमें से अंतिम जो थी वो मदुरै में हुई थी। वहां से कवियों का सम्मेलन होता था, और 8000 श्लोकों की रचनाओं के द्वारा काफी ग्रंथ लिखे गए, और उस ग्रंथ से पूरी जानकारी इनके बारे में हमें प्राप्त होती है, संगम साहित्य से। अब ये तीनों आपस में लड़ते रहते क्षेत्र विस्तार को लेकर। चोल, इनकी इच्छा नहीं भरती थी युद्ध से, ये श्रीलंका पे भी आक्रमण कर दिए, उत्तरी श्रीलंका को ये विजित कर लिए थे। बाद में श्रीलंका के शासक ने इन लोगों को हटा दिया, वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत में विजय कर लिए थे यहां पर। अब यहीं पर एक बात और आता है, पांड के बारे में मेगस्थनीज ने एक उल्लेख किया है कि यहां पर स्त्री शासिका शासक करती थी, यानी स्त्री शासिका ने इसका वो स्थापना किया था। इसी काल में, संगम काल में ही रोम से इनका व्यापार होने लगा। अरिका मेड की खुदाई से पता चलता है कि रोम के साथ इनका व्यापार था। रोम के लोग महत्वपूर्ण वस्तुएं यहां से, महत्वपूर्ण पत्थर, हाथी, मोर इत्यादि चीजें मंगाते थे। बदले में क्या देते थे? सोना देते थे। प्लिनी इसका दुख प्रकट करता है कि पूरा का पूरा यूरोप को सोना इंडिया चला जा रहा है। आज भी आप देखते होंगे दक्षिण भारत की मंदिरों में बहुत सोना है, बहुत सोना है। केरल के एक मंदिर था, उसका दरवाजा ही नहीं खोला गया, कहा गया कि इसमें बहुत सोना। तो ये सब कहां से आया? ये सब उधर से ही आया था। हम लोग व्यापार कर रहे थे पश्चिम एशिया से और यूरोप से, सब वहां से आया, वो यहां पे डंप कर गया। और वो प्लिनी जो ने बात कही थी कि बहुत चिंतित था, दुख प्रकट कर रहा, वो इसी कारण से। इस काल में अधिकांश लोग गांव में रहते थे, नगरों में शिल्पी रहते थे, व्यापार भी होता था। अब धर्म की बात आती है। इनके मुरुगन एक प्रमुख देवता हुआ करते थे, जिनको उत्तर भारत के अस्कंद या कार्तिकेय देवता से उनका तादात्म्य स्थापित किया जाता है। कार्तिकेय को युद्ध का देवता माना जाता था। नए इन लोगों को बौद्ध और जैन धर्म के बारे में भी इनको जानकारी थी। इसी समय, इसी काल में एक मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का आवागमन होता है, और ईसा को महासंदेशवाहक नहीं समझा गया, बल्कि ईश्वर का पुत्र समझा गया। अब वो ईसाई धर्म यूरोप में जाके पूरा फैल गया, पूरा यूरोप क्रिश्चियन हो गया इसी काल में, लेकिन उसका भारत से कोई अभी लेना देना नहीं था। अब हम उत्तर भारत के राज्यों के बारे में आ जाते हैं। हिंद, यवन, शक, कुषाण। ये तीनों डायनेस्टी उत्तर भारत की तरफ इसी फेज में आई। कुषाण तो जो हमने शुरुआत में बता दिया, काफी बड़ा साम्राज्य था। कनिष्क इनका महानतम शासक था। कनिष्क की एक सर कटी हुई मूर्ति मथुरा से मिली भी है, जिसमें पूरा कुंभा पहना हुआ है, तलवार लिया हुआ है,
लंबे लंबे जूते पहना है, जिससे पता चलता है कनिष्क बहुत ही प्रतापी शासक था। हिंद यवन, ये भी गंधार जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, वहां पर ये इन्होंने शासन किया। इनका एक प्रमुख शासक था हिंद यवन का मेनांडर, जो कि मूलतः बौद्ध था। एक ग्रंथ लिखा मिलिंद पन्हो, जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन से उसके वार्तालाप की पूरी जानकारी है। बाकी इस हिंद यवन जो डायनेस्टी थी, बाकी सारे शासक वैष्णव थे, मतलब विष्णु के उपासक थे, लेकिन यही एक मेनांडर जो था वो बौद्ध था। मेनांडर शक पे आ जाते हैं। शक के गुजरात के सौराष्ट्र और काठियावाड़ क्षेत्र में थे, और इनका भी एक राजा हुआ बहुत रुद्रदामन, वो भी बहुत प्रतापी शासक था। यहां से उन्होंने अपना पूरा शासन व्यवस्था चलाया। अब एक कुषाण के समय में एक और बात आती है, कला का भी काफी विकास हुआ। जैसे गांधार कला, मथुरा कला, उस फेज में, इस फेज में पूरा कह सकते हैं गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ। बौद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां सबसे पहले किसमें बनने लगी, इस पर अभी भी विवाद चलता रहता है। कुछ ने कहा नहीं मथुरा कला में सबसे पहले बनी, कुछ ने कहा नहीं गांधार कला में सबसे पहले बनी। मथुरा कला का केंद्र मथुरा, यहां पर भी बौद्ध की मूर्तियां बनने लगी, और इनकी मूर्तियां और उनकी मूर्तियों में डिफरेंस था। जो गंधार कला की जो मूर्तियां थीं, वो यूनान के देवता अपोलो के से मिलती जुलती थीं। पूरे वस्त्र, उनके झीने झीने वस्त्र रहते थे, शरीर में अंग प्रत्यंग दिखलाई पड़ते थे। अपोलो के जो देवता थे उनके यूरोप के, वो उनके घुंघराले जिस प्रकार बाल थे, उसी प्रकार बुद्ध को भी उसमें दर्शाया गया है। मथुरा कला में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये विवाद का विषय कि कौन पहले बना कौन पहला, लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं चलो भाई मथुरा कला ही पहले, बौद्ध की मूर्तियां इसी में ही बनी। ये दोनों कलाएं उस समय चरमोत्कर्ष पे थी। इसी समय बौद्ध धर्म की चौथी संगीत होती कनिष्क के समय में। चौथी संगीत होती कश्मीर के कुंडलवन में, और वहीं पर बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित होता है, एक हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान थोड़ा हार्डलाइनर समझे जाते थे, महायान थोड़ा लिबरल समझे जाते थे। अब इसके पश्चात इस काल में ज्योतिष की प्रगति हुई, गणित की प्रगति हुई, शल्य चिकित्सा की प्रगति हुई। तमाम उपलब्धियां इस काल ने अपने आप में बटोर के रखी। ये आपका आज का पूरा चैप्टर 200 BC से 300 AD तक आज फिनिश, और इसमें काफी स्कैटर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, जिसको हमने कंपाइल करने का प्रयत्न किया है, जितना संभव हो सका पूरा कंपाइल की आप व्यक्ति के ब्रेन में आसानी से समझ में आ जाए। आपको वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।